नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन और कह सकते हैं प्रभावशाली ग्रंथ की बात करने वाले हैं जिसने सदियों तक एक पूरे समाज को दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की, जिसे अक्सर समाज का एक प्राचीन खाका भी कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही किताब में एक पूरी की पूरी सभ्यता के लिए सारे नियम कानून लिख दिए जाएं? मतलब जीने का हर तरीका। ये सवाल सुनने में बड़ा लगता है ना? पर यही सवाल हमें सीधे मनुस्मृति के विशाल दायरे में ले जाता है। तो जैसा मैंने कहा, इस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि एक समाज के लिए एक आप कह सकते हैं एक फंडामेंटल गाइड बुक जैसी थी। इसकी गहराई का अंदाजा तो इसकी विषय सूची देखकर ही लग जाता है। मतलब सृष्टि कैसे बनी, वहां से लेकर इंसानों के रोजमर्रा के कर्तव्य क्या हैं, इसमें सब कुछ शामिल है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस जटिल ग्रंथ को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि ये एक सामाजिक खाका कैसे है, फिर बात करेंगे 4 सामाजिक वर्णों और जीवन के 4 चरणों की। इसके बाद कानून, न्याय और राजा के कर्तव्यों पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में इसकी विरासत और आज के संदर्भ में इसकी जगह को भी समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक प्राचीन सामाजिक खाका। तो मनुस्मृति है क्या? देखिए, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि ये वो नियम है जो मानवता के पूर्वज यानी मनु ने महान ऋषियों को दिए थे। इसीलिए इसका नाम मनुस्मृति है। और इसी वजह से इसे हिंदू न्याय शास्त्र में एक बहुत ही फाउंडेशनल, एक मूलभूत ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल बातों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को छूती है। मतलब आपके रोजमर्रा के काम से लेकर बड़े सामाजिक दायित्वों तक और कानूनी नियमों तक सब कुछ इसमें शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सामाजिक संरचना के एक बहुत ही केंद्रीय हिस्से की, 4 सामाजिक वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था। अगर हम इस ग्रंथ के मूल पन्नों को देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे समाज को 4 वर्गों या कहें कि वर्णों में बांटा गया था और हर एक के लिए कुछ खास कर्तव्य और काम तय किए गए थे। इससे ये साफ होता है कि उस समाज में हर किसी की एक तय भूमिका थी। तो ये 4 वर्ण कौन से थे? देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण, जिनका काम था ज्ञान देना, पढ़ाना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना। फिर आते थे क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, जिनकी जिम्मेदारी थी समाज की रक्षा करना। तीसरे थे वैश्य, जो किसान व्यापारी थे, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़। और चौथे थे शूद्र, जिनका काम था मजदूरी और बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये जो एक तरह का हायरार्की था, यही उस पूरे सामाजिक ढांचे का आधार था। अच्छा, तो ये तो हुई समाज की बात। लेकिन मनुस्मृति सिर्फ समाज को ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन को भी व्यवस्थित करती है। और इसके लिए जो सिस्टम है वो है जीवन के 4 चरण यानी आश्रम व्यवस्था। तो ये आश्रम व्यवस्था क्या है? ये एक इंसान की जिंदगी को 4 स्टेज में बांटती है। पहला है ब्रह्मचर्य, मतलब स्टूडेंट लाइफ, जब आप सिर्फ सीखते हैं और अनुशासन में रहते हैं। दूसरा स्टेज है गृहस्थ, जब आप परिवार बसाते हैं, काम करते हैं और दुनिया की जिम्मेदारियां उठाते हैं। फिर तीसरा है वानप्रस्थ, एक तरह से रिटायरमेंट, जब आप धीरे धीरे दुनिया से अलग होकर आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ते हैं। और आखिरी स्टेज है संन्यास, जब आप मोक्ष की तलाश में सब कुछ, हर मोह माया को छोड़ देते हैं। तो हमने समाज की संरचना देख ली, व्यक्ति के जीवन के चरण देख लिए, पर इस पूरी व्यवस्था को चलाएगा कौन? इसे बनाए रखने के लिए कानून और न्याय की क्या व्यवस्था थी? चलिए अब ये देखते हैं। मनुस्मृति की खासियत यह है कि ये एक बहुत बड़ी कानूनी व्यवस्था की बात करती है। इसमें सिविल मामले जैसे कि विरासत के नियम से लेकर एक राजा के क्या कर्तव्य हैं, न्याय कैसे करना है, दंड कैसे देना है, इन सब पर बहुत विस्तार से बात की गई है। तो जाहिर है, इस पूरे सिस्टम में राजा की भूमिका सबसे अहम थी। वो ही इस पूरे सामाजिक और कानूनी ढांचे का कह सकते हैं चीफ एनफोर्सर था। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य था धर्म को बनाए रखना। और यहां धर्म का मतलब है वो सही कानून और नैतिक व्यवस्था। इसके अलावा अपनी प्रजा की रक्षा करना, बिना किसी भेदभाव के न्याय करना और अपराधों के लिए सही सजा तय करना, ये सब राजा के ही काम थे। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस ग्रंथ की विरासत और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सदियों तक मनुस्मृति हिंदू कानून और सामाजिक आचरण पर सबसे ज्यादा असर डालने वाले ग्रंथों में से एक थी।
इसे एक बहुत ही अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता था। लेकिन आज के समय में इसे लेकर दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ ये प्राचीन भारत के समाज और कानून को समझने के लिए एक बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी होती है, खासकर इसके कठोर सामाजिक हायरार्की के लिए और कुछ ऐसी बातों के लिए जो आज की बराबरी और समानता के मूल्यों से मेल नहीं खाती। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या बातें सामने आती हैं? पहली कि ये एक प्राचीन समाज के लिए एक बहुत ही व्यापक ब्लूप्रिंट है। दूसरी, ये समाज को वर्ण और आश्रम सिस्टम के जरिए व्यवस्थित करती है। तीसरी, इसमें अपराध, न्याय और शासन पर डिटेल में कानून है। और आखिर में, ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही आज भी इस पर बहुत बहस होती है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए कि ऐसे प्राचीन ग्रंथों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। वो ग्रंथ जिन्होंने हमारे इतिहास को एक शक्ल दी, लेकिन जिनकी कई बातें आज के आधुनिक मूल्यों को चुनौती देती हैं। इस पर सोचना जरूरी है।